अब मैं सप्रेस्ड इमोशंस की बात करना चाहूँगी। ऐसा कहते हैं ना कि बहुत सारी डिजीज़ का रूट कॉज होता है एक सप्रेस्ड इमोशन। जैसे थायराइड की बात करते हैं तो बोलते हैं कि वो जिन लोगों को थायराइड होता है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, डिजीज़ और सप्रेस्ड इमोशंस? मैं डेफिनेटली ऐसा मानती हूँ कि सप्रेस्ड इमोशंस और आपकी डिजीज़ेस में एक बहुत क्लोज कनेक्शन है और अब इसे धीरे धीरे साइंस भी अनकवर करती जा रही है। जैसे हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, जिसमें कैंसर आप बोलिए, जिसमें आप गट रिलेटेड इश्यूज़ बोलिए, जिसमें आप बोन रिलेटेड इश्यूज़ बोलिए, इन सब का कॉज कहीं ना कहीं स्ट्रेस, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी। ये सब क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी? दीज आर मिसमैनेज्ड इमोशंस एंड मिसमैनेज्ड सिचुएशंस इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं जो आपने मिसमैनेज किया या जिसको सप्रेस किया या जिसको ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया, वही है जो आकर आपकी डिजीजेस का रूप ले रहा है। Yes. है ना? ये इमोशंस जब होते हैं, जब आप इनको स्टोर करने लगते हैं, अंदर दबाने लगते हैं, घोटने लगते हैं, तो ये आपके माइंड में मैनिफेस्टेशन होते हैं एज मेंटल हेल्थ इश्यूज़। एंग्जाइटी बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, सैडनेस बन जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सारे अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं जो मेडिकली भी हो जाते हैं, राइट? क्योंकि आप सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को। फिज़िकली ये कैसे मैनिफेस्ट करता है? आपको बॉडी में दर्द होने लगेंगे, जोड़ों में दर्द होने लगेंगे, आपको फिज़िकली कहीं पे हैवी फील होने लगेगा, आपको एक तरह से भारीपन महसूस होगा अपनी बॉडी में, और धीरे धीरे यही भारीपन, ब्लॉकेजेस, दर्द जाकर बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर हम उस इमोशन पे काम करें तो कहीं ना कहीं वो डिजीज़ भी क्योर होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं? देखिए, डिज़ीज़ क्योर होने के चांस हो जाना या नहीं हो जाना बोलने के लिए तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि जब अगर आप एक अपने इमोशन को रिलीज़ करने पे काम करते हैं ना, तो आपकी जर्नी ऑफ हैंडलिंग दैट डिजीज़ बहुत आसान हो जाती है ना? जैसे कोई लोग हैं अपने अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, जब वो अपने गुस्से को रिलीज़ करना शुरू करते हैं तो दे स्टार्ट फीलिंग अ सेंस ऑफ ईजीनेस इन देयर लाइफ। बहुत सारा, जैसे कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर को अपने अंदर सप्रेस करके रखो तो आपके जॉइंट्स में जो पेन होता है वो होना शुरू होता है। एंगर मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज जॉइंट पेन। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने एंगर को मैनेज करना सीख लिया तो जॉइंट पेन गायब हो जाएंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस ऑफ दैट पेन विल डेफिनेटली कम डाउन। जो आपको पेन 0 से 100 के स्केल पे 90 लगता था, 80 लगता था, वो डेफिनेटली आपका 40-30 हो जाएगा। क्योंकि जब आप उसको मैनेज करना सीखते हैं तो कुछ ऐसा, जैसा हम पहले बायोकेमिकल्स की बात कर रहे थे, हार्मोन्स की बात कर रहे थे, वो कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होंगे दैट द इम्पैक्ट ऑफ दैट पेन विल नॉट बी एज सीवियर एज इट फील्स राइट नाउ। तो अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें समझाइए, क्या इमोशनली इंटेलिजेंट लोग दूसरों से वाइजर होते हैं और क्यों सबको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए? सबको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं एक तरह से डिफ़ाइन करूँ सिंपलर तरीक़ों से जो ऑडियंसेस को समझ में आ पाए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड देन एक्सप्रेस योर इमोशंस। कि आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, मतलब समझते कैसे हैं। समझने के बाद सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है कि मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे तो जेलसी होती है, या मैं तो बहुत लव करता हूँ। समझना ज़रूरी नहीं है, उसको मैनेज करना ज़रूरी है कि अगर मुझे जेलसी होती है तो उसे मैनेज कैसे करना है। मैं लव में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग कर देता हूँ तो उसे मैनेज करना कैसे ज़रूरी है। एंगर को मैनेज कैसे करना ज़रूरी है। एंड द थर्ड स्टेप इज़ एक्सप्रेस करना। एक हेल्दी एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, एंगर का हेल्दी एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो सपोज़ कीजिए कि आप किसी टीम मीटिंग में हैं और आपको बहुत एंगर आ रहा है, किसी बात से आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो एक तरीका क्या हो सकता है, आप चिल्लाने लगें। एक तरीका क्या हो सकता है, आप बिल्कुल शट डाउन हो जाएं। अब जो लोग कहते हैं ना, मैं तो बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, मुझे तो किसी से फिर कुछ बात ही नहीं करनी है, आई जस्ट गो इन टू माई ओन शेल। इवन दैट इज़ नॉट हेल्दी। दिखने में ऐसा लग सकता है कि शोर नहीं हो रहा है, हल्ला नहीं हो रहा है, शांति है, बट दैट इज़ नॉट रियल शांति, है ना? तो ये दो तरह के एक्सप्रेशंस दोनों ही ठीक नहीं है। एक इसका मिड ग्राउंड एक्सप्रेशन हो सकता है, दैट इज़ अ बैलेंस एक्सप्रेशन। वो कैसा दिखेगा कि आप अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें कि क्योंकि आपने इस टीम मीटिंग में ऐसा 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 कहा या ये बात कही, तो इससे मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है और हमें लगता है कि हमारी कंपनी के विजन के लिए ऐसे ऐसे आउटकम्स नहीं हो पाएंगे। तो जब इसको आप ऑब्जेक्टिवली रखते हैं, अपनी बात को, अपने इमोशन को खोलने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ अ बेटर वे टू काइंड ऑफ एक्सप्रेस योर इमोशन। ना कि चिल्लाना या ना कि उसको सप्रेस कर देना और कुछ बोलना ही नहीं।
बीच की बात, एक बैलेंस तरीका उसको निखारने का, एंड दैट बैलेंस तरीका इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। और आप जैसे कह रहे थे कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंट लोग वाइजर होते हैं? हाँ, डेफिनेटली होते हैं। अगर आप समझदारी और बीच का रास्ता चुनना जानते हैं तो डेफिनेटली आप वाइजर होंगे। आप उस सिचुएशन में जो आपका इमोशन ऑटोमेटिक बिहेवियर आपसे करा रहा है कि गुस्सा आ गया तो बस फैल जाओ, या फिर बिल्कुल सप्रेस कर लो अपने आप को, कुछ नहीं बोलना है क्योंकि बस ना बोलना ही सही है। हमने कई चीज़ें सीखी होती है अपनी कंडीशनिंग में कि नहीं बोलना सही होता है, चुप रहना सही होता है, इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग गुड टू से देन कीप शट। ये सब चीज़ें हमने सीखी होती हैं, उस वजह से आप सप्रेस कर लेते हो, राइट। लेकिन बैलेंस तरीका क्या है? दैट यू एक्सप्रेस इट इन अ हेल्दी वे, ताकि आपने कम्युनिकेट भी किया, आपके अंदर से वो बाहर भी आया, एंड जो सामने इंसान है उसको भी क्लियर स्टेटमेंट मिला जिस पे उन्हें काम करना है या जिस पे उन्हें आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। तो एक गिव एंड टेक हो रहा है, आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस टीचर्स यू टू रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग। यस, तो कुछ टेक्निक्स बताइए मैम जिनसे लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जैसा मैं पहले से ही बात कर रही थी कि हमने काफ़ी सारी टेक्निक्स डिफरेंट इमोशंस में जो डिकोड की, उन्हीं में से कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक तो जो मैं देना चाहूँगी वो होगी सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं इसको। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए, आप टच में होने चाहिए अपने आप के, इस वक्त पे आप क्या फील कर रहे हैं, कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं, किस डिग्री में फील कर रहे हैं। माइंडफुलनेस इज बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस वक्त पर, पार्ट ऑफ इट, राइट, कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ये मेरा परमानेंट स्टेट नहीं है ना। जैसे इमोशन की बात करें, अच्छा इसका भी बड़ा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है कि इमोशन जो आपका होता है वो आपका कुछ ही सेकंड के लिए लास्ट करता है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। फीलिंग जो होती है वो कुछ दिनों तक भी लास्ट कर सकती है, और जो मूड होता है वो एक परमानेंट स्टेट बन जाता है उस इमोशन का। कई लोग आपने देखा होगा कि इनका तो मूड ही ऐसा रहता है, हमेशा ही गुस्सा रहते हैं, और कुछ लोग हमेशा ही हैप्पी रहते हैं, तो वो उनका मूड परमानेंट स्टेट बन जाती है। इमोशन को इतना प्रैक्टिस हो गया है ओवर टाइम, इतनी रिहर्सल हो गई है उसकी कि वो मूड उसका पर्सनालिटी टाइप बन गया है, राइट। तो ये इमोशंस के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे टेक्निक्स की, तो सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस तो बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। अब सेल्फ अवेयर और माइंडफुल होने की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? जर्नलिंग एक उसकी टेक्निक हो सकती है कि आप लिख कर अवेयरनेस में लाना शुरू करें। आप जब लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलने लग जाती है। जब आप लिखते हैं कि जब मैं एंग्री होता हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा फील होता है, मेरा ये करने का मन करता है, ये करने का मन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा समझ रहे हैं खुद को, राइट। और फिर अब वहाँ से वो जर्नी तय करते हैं कि चलो मुझे ऐसा फील होता है या ऐसा फील नहीं होता, लेकिन सही क्या होगा मेरे लिए। फिर आप उस गैप को भरने की कोशिश करते हैं, सही की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो जर्नलिंग बहुत एक अच्छा टूल हो सकता है। जितना आप जर्नल करेंगे, लिखेंगे, उतना आप सेल्फ अवेयर और माइंडफुलनेस की तरफ आ सकते हैं। और टूल क्या हो सकते हैं? आप थोड़ा ध्यान में बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चित्र चलते हैं माइंड में। जैसे ही आप आंखें बंद करो, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, रैंडम, जिसका कोई आपकी लाइफ से वास्ता नहीं, वो भी सीन आ रहा है आपके सामने, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा वहाँ पे अवेयर होना शुरू होते हो कि मेरा माइंड कितना ज़्यादा चलता है, किस तरह से चलता है, एंड देन आप उसको उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हो जहाँ पे जो आपके लिए ठीक है, राइट। सो मेडिटेशन से बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको अपनी लाइफ में कि आपको किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए। और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा टूल मेडिटेशन भी है। इमोशनली और इंटेलिजेंट होने के तरीकों में से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी एक तरीका हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट एक तरीका हो सकता है, अफर्मेशन एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जिनके थ्रू आप खुद को समझने की और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और लोगों को समझना भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। एक और एक्सरसाइज में अगर बोलूँ तो एम्पैथी, कि हम खुद क्या हैं और जो सामने वाला इंसान है, अगर वो भी उस सिचुएशन हो तो वो कैसे होंगे, उनको वो समझ पैदा कर पाना भी ज़रूरी है। तो कंपैशन एक्सरसाइजेज, एम्पैथी एक्सरसाइजेज, एक्नॉलेजमेंट एक्सरसाइजेज, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी गुड टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस, और साथ ही साथ सामने वाला जो इंसान है उसके इमोशंस को भी समझने के लिए। आई थिंक स्पेसिफिकली एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, जो बहुत एम्पैथेटिक लोग होते हैं वो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट ही मिलते हैं। तभी तो उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो
इमोशनल इंटेलिजेंट है, वो खुद को सामने वाले की स्टेट में रखकर देख पा रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बहुत आसान है कि सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, उन्होंने ऐसा किया तो मेरा ऐसा करना जस्टिफाइड है बोलना। या लेकिन ये उस समय महसूस कर पाना कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, या उनके साथ ये हुआ, या आज उनके साथ ये प्रॉब्लम है, ये समझ पाना एक बहुत ही अवेयर इंसान कर पाएगा, जो इमोशनली अवेयर होगा। तो एम्पथी, वल्नरेबिलिटी, कंपैशन, ये क्वालिटीज़ हैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की।